वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नया पार्ट लेके आए। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को खत्म कर दिए थे। वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से ग्लाइकोलिसिस की पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है 2 फेज में, एंड देन उसके बाद हमने देखा था किस तरह से साइट्रिक एसिड साइकिल में डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग पावर जिसे हम NADH बोलते हैं वो जनरेट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो NADH जो कि साइट्रिक एसिड साइकिल में जनरेट हुआ है, एक्चुअली इसका होता क्या है। बेसिकली साइट्रिक एसिड साइकिल में NADH डिफरेंट टाइप के कई सारे NADH जनरेट होते हैं। अब हमें पता है NADH जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग पावर है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, हमने बात की थी कि रिड्यूसिंग पावर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि चेक की तरह काम करते हैं ना। बेसिकली जो होते हैं चेक की तरह काम करते हैं, करेंसी देते तो हैं लेकिन इन्हें बैंक में ले जाके जमा करना पड़ता है, बैंक में ले जाके दिखाना पड़ता है, देन आपको कैश विड्रॉ करेगा, कैश आपको मिलेगा। तो हमारे सेल का जो बैंक होता है वो कौन होता है, बेसिकली हमारे सेल का जो बैंक है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, वो हमारे सेल का बैंक है ना। और वहां पे जब आप NADH को लेके जाएंगे, NADH जब वहां पे जाता है या लेके जाएंगे तो NADH से इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स के बदले में आपको एनर्जी दी जाएगी। यहाँ पे हम करेंसी की बात करें, करेंसी मतलब क्या, ATP मॉलिक्यूल। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इजीली समझ सकते हैं, ओके, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डायग्राम देखें आप तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। ये इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मैं इसको मुझे फिर से इसे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अभी और भी स्ट्रक्चर्स बनाने बाकी है ना। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहीं पे काम करता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहीं पे काम करता है, क्लियर है, ये बातें आपको पता है ना। तो होता क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम किसे कहते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ETC कहते किसे हैं, ETS हम कहते किसे हैं, बेसिक ओवरव्यू क्या है इसका, देन उसके बाद हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रोटीनेसियस कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक ये है, 1 2 3 4 5 6, बेसिकली 6 नहीं होते एग्जैक्टली। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है एंड ये कॉम्प्लेक्स 5th है, ओके। तो बेसिकली आपके पास कितने कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि 5 कॉम्प्लेक्स ना होकर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 5th कॉम्प्लेक्स है जिसको हम F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये जो 5th कॉम्प्लेक्स है आपको इसका नाम पता होना चाहिए। कुछ लोग इसे F0 F1 कॉम्प्लेक्स या F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ये नहीं करता है, इसका काम क्या है ATP की सिंथेसिस करना, ओके। ये जो कंपोनेंट होता है कॉम्प्लेक्स 5th जो होता है उसके थ्रू हाइड्रोजन पंपिंग होती है। इस कॉम्प्लेक्स 5th के थ्रू आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसके थ्रू हाइड्रोजन की पंपिंग होती है, ठीक है। क्या होता है H+ पंपिंग होती है एंड देन अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, ATP मिलता है, ठीक है, ATP मिलता है। तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स को हम इन्वॉल्व नहीं करते कई बार, तो इसलिए बोलते हैं कि ETC जो होता है वो 4 कॉम्प्लेक्स का मिलके बना हुआ है, या कई सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि इट इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट। ये चीजें क्लियर है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर कि ये इसमें 4 कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और 5 भी होते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है, किसमें क्या लिखा है, रेफरेंस के ऊपर है, ठीक। अब देखिए होता क्या है,
डिफरेंट टाइप के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स हमें समझ में आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल क्यों रहा है। आपने क्रैब्स साइकिल देखा होगा, क्रैब्स साइकिल में, ठीक है, क्रैब्स साइकिल की बात करें तो क्रैब्स साइकिल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एनएडीएस प्रोड्यूस होते हैं, है ना। ये एनएडीएस प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये एनएडीएस प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इस रिड्यूसिंग शुगर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, इन्हीं एनएडीएस को यूज करके हम क्या बनाते हैं, हम मतलब सेल बेसिकली एनर्जी बनाता है। तो हमारा एम समझ में आया कि हमारा एम क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने का, कि क्रैब्स साइकिल में जो एनएडीएस प्रोड्यूस हुए हैं उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लाके, क्रैब्स है ना, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लाके क्या प्रोवाइड करना, उससे एटीपी प्रोवाइड करना। क्लियर है, एम हमारा क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एम क्या होता है। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बहुत ही लेमन जो टर्म है उसमें हम समझे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, पासिंग द बॉल। आपने अगर पासिंग द बॉल खेला हो कि वो म्यूजिक बजता है और वहां पे क्या होता है कि एक बंदा दूसरे को पास करता है बॉल, फिर दूसरा जो होता है तीसरे को पास करता है, फिर एट द लास्ट ऐसे चलता है, म्यूजिक बंद हो गई तो बॉल रुक जाता है और बॉल जिसके हाथ में रहती है वो क्या होता है, उसको फिर जाके कुछ एक्ट करना रहता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है। यहाँ आप इसे डिफरेंट टाइप के पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं कि कई सारे पर्सन है, यहाँ एक रो में अरेंज्ड है, ठीक है। बेसिकली दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, आप इसको डिफरेंट टाइप के पर्सन से कंपेयर कर लीजिए कि अलग अलग है ना टाइप के पर्सन यहाँ पे स्टैंड है, खड़े हैं। तो अब आपने यहाँ से बॉल दिया, बॉल दिया मतलब क्या, एनएडीएस दिया, बॉल दिया मतलब क्या, एनएडीएस दिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब जब आप इसे एनएडीएस देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बेसिकली हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि एक एनएडीएच जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन को लेके आता है। एक एनएडीएच जो होता है वो बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन को लेके आता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक। तो क्या होगा कि ये जो एनएडीएच है इलेक्ट्रॉन लेके आया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को दिया, पासिंग द बॉल, इसने बॉल को पास कर दिया किसको, सेकेंड पर्सन को। ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड है भाई, सेकेंड वाले पर्सन का लेने का मन नहीं है। सेकेंड वाले पर्सन के सपोज आप हाथ नहीं है, तो भाई अगर हाथ नहीं है तो वो क्या बॉल को ले पाएगा, नहीं ना। ठीक उसी तरह से इन द सेम वे हेयर, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है इसके भी हाथ नहीं होते, इसके भी हाथ नहीं होते। मतलब ये कि द कॉम्प्लेक्स सेकेंड डज नॉट एबल टू टेक एनी, basically it can take electrons but it cannot pump hydrogen. This hydrogen pumping is the second part, we will discuss it later on, but ultimately you have to remember that ये जो complex second होता है इसका कोई यूज नहीं होता, उतना यूज नहीं होता किसमें, प्रोटॉन पंपिंग में, ठीक है। आपको यहाँ पे एक की पॉइंट में बता देता हूँ, we will discuss it later on at the last when we start discussing all the things we will discuss one by one, but आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है उसका कोई भी रोल नहीं है हाइड्रोजन पंपिंग में। हाइड्रोजन पंपिंग में कॉम्प्लेक्स सेकेंड का कोई रोल नहीं होता। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन पंपिंग वी विल डिस्कस, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द यूबिक्विनिन, ये क्या है, यूक्यू क्या है, इसको हम बोलते हैं यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विनॉन। इलेक्ट्रॉन का पास आप देख रहे हैं कहां से कहां हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो था एनएडीएच लेके आया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को दिया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने सेकेंड को ना देके इस ब्लू वाला जो बंदा है इसको दे दिया, यूबिक्विनॉन को दे दिया, ठीक है, यूबिक्विनॉन को दे दिया। अब भाई क्या होता है ये यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन जो है एक तरीके से कैरियर का काम करता है, इट इज अ मोबाइल कैरियर। यूबिक्विनॉन क्या है, एक तरीके का मोबाइल कैरियर है। और बेसिकली यूबिक्विनॉन का नेचर की अगर बात करें
तो ये बेसिकली अगर आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के विदिन है। मींस कि ये हाइड्रो कैसा होगा, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। ठीक है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि ये हमारा यूबिक्विनोन जो होता है वो मोबाइल कैरियर है। मींस कि दे कैन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम complex 1 to complex 3rd. They will transfer the electron from complex 1 to complex 3rd because they are mobile carriers. They can easily move from one place to another place, and exactly what they do, transport the electron from complex 1 to complex 3rd. Clear? कॉम्प्लेक्स 1 से 3 के पास ये लेके जा रहा है। वी आर जस्ट पासिंग द बॉल टू एंड फ्रो। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स 3 के पास आ गया। बेसिकली अभी आपको इसका स्ट्रक्चर भी देखना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। इट इज जस्ट ओवरव्यू, आपको जस्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास आ गया। कॉम्प्लेक्स 3 से एसोसिएटेड होते हैं साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्सेस। साइटोक्रोम सी के बारे में बात करें तो जो साइटोक्रोम सी होता है, जस्ट लाइक यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम सी इज आल्सो मोबाइल कैरियर। साइटोक्रोम सी जो होता है वो भी मोबाइल कैरियर होता है, बट इट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में कहां पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर? और ये साइटोक्रोम सी जो है, ये देखिए आप यहां से कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर है? ये यहां से इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स 4 के पास जब आएगा इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो किसको ट्रांसफर करता है, कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन O2 को। किसको? O2 को ट्रांसपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो किसको देगा, O2 को देगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देगा। ठीक है, और O2 को जब देगा तो उसके बाद क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एट द लास्ट क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, और आपका एट द सेम टाइम यहां से अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका जो एंड में जो इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो आपका O2 है। ठीक है, वो आपका कौन है, O2 है। ठीक, O2 है। क्लियर? अब भाई बात ये आती है कि ये कॉम्प्लेक्स 5 का क्या काम है। तो बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स 5 की बात अब देखिएगा क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स 5 की बात देखिएगा, जिसको हम बोलते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसको हम बोलते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली आपको एक और बात बता दी, F0 नहीं होता, ये FO होता है। ये क्या है, O होता है। O का मतलब होता है ओलिगोमाइसिन। O का मतलब क्या है, ओलिगोमाइसिन। एक्चुअली ये जो कंपोनेंट है पर्टिकुलर, ये पोर्शन है, ये दो पार्ट है ना, एक जो एटीपी सिंथेज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज बोलते हैं। ठीक है, एटीपी सिंथेज बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स 5 को। ये एटीपी की सिंथेसिस कराते हैं, तो यहीं से हाइड्रोजन पंपिंग होती है। ठीक है, हम देखेंगे अभी किस तरह से होती है। ठीक, तो यहां से हाइड्रोजन पंपिंग होती है। ये जो पर्टिकुलर आपका, मैं आपको एक और चीज दिखाई देता हूं यहीं पे। सपोज ये आपका क्या है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। ये आपका बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो जाएगा। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा ये जो सीन है, ये कहाँ का हो जाएगा, ये मैट्रिक्स का हो जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? ये सारी चीजें मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, अब होता क्या है, सीन क्या है, ये देखिएगा। ठीक है, होता क्या है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं
फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, ये जिस तरह से ऐसे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे H प्लस आयन प्रेजेंट रहते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, बहुत सारे H प्लस आयन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, H प्लस आयन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास होगा ना फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं क्या करेंगे, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में यहाँ पे आना शुरू कर देंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल में इनका जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा होने लगेगा और यहाँ पे मैट्रिक्स में कम होने लगेगा, ठीक। अब होगा क्या, जब यहाँ पे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का ज्यादा होने लगा तो एक तरीके का ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके का H प्लस हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, ठीक। H प्लस ग्रेडियंट, या तो इसी को हम एक और नाम देते हैं PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है और जब होगा क्या, जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से पास होंगे तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है F0 F1 कॉम्प्लेक्स, ये एनर्जी को यूटिलाइज करके जो हाइड्रोजन आयन पंप कर रहे हैं वापस से ये हाइड्रोजन आयन क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स से वापस से इनर मेम्ब्रेन में आने की कोशिश, यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने की कोशिश करेंगे और एट द सेम टाइम क्या होगा, ये पंप खुलेगा, हाइड्रोजन आयन अंदर की ओर आएंगे तो फिर उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, है ना, उससे जो पावर जनरेट होगी उस पावर की यूज करके ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है आपका ADP प्लस PI को यूज करके ATP बनाएगा, क्लियर हुआ बात, ये आपको समझ में आया। मैं बोला कि यहाँ जब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो एक ग्रेडियंट जनरेट होने की वजह से ये अंदर की ओर डिफ्यूज करेंगे और डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, ये यहाँ से F0 F1 जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको हम ATP सिंथेस बोल रहे हैं, उसमें क्या होगा, ये यहाँ से पास होगा और पास होगा तो एक तरीके की जो फोर्स जनरेट हुई है उस फोर्स को यूटिलाइज किया जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा और ADP प्लस PI को जोड़ के क्या बना दिया जाएगा, ATP बना दिया जाएगा। बेसिकली एक ATP बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन की पंपिंग होती है, बेसिकली एक ATP बनाने के लिए कितने, 4 हाइड्रोजन की पंपिंग होती है, ठीक है, एक ATP बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन की पंपिंग होती है, ठीक, ये बातें समझ में है आपको। अब जो कुछ और मेन पॉइंट बचे हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ और मेन कॉम्प्लेक्स, कुछ और मेन पार्ट, इसके जो की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या की पॉइंट्स है जिसके बारे में बोल रहा था। तो यहाँ पे आपने देखा था अभी कि कॉम्प्लेक्स सेकंड का कोई काम नहीं बताया था, है ना। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है वो हाइड्रोजन पंपिंग में नहीं इन्वॉल्व होता, तो फिर कहाँ इन्वॉल्व होता है, तो कहाँ इन्वॉल्व होता है ना। नाम, पहले तो आप इनका नाम देखिए, नाम क्या है ना, सबसे पहले तो नाम इसका पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है ये NADH डिहाइड्रोजिनेज है। मतलब क्या, ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या कर रहा है, ये NADH से का डिहाइड्रोजिनेशन करा दे रहा है, डिहाइड्रोजिनेज है ना, डिहाइड्रोजिनेशन करा दे रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन को निकाल ले रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ करते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ करते हैं, क्लियर। कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, ओके, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्या बोलते हैं इसको, साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज,
और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है इसको तो हमने बताया था, आपको याद रखना पड़ेगा, एफओ F1 कॉम्प्लेक्स। एफओ F1 कॉम्प्लेक्स है, इसी को बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेस। ओके, इसी को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, दिस इज जस्ट अ बेसिक पार्ट वी आर डीलिंग। अभी हमने क्या डील किया, जस्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन डील किया है। नाउ फर्दर इन द फर्दर क्लासेस वी विल डिस्कस द एंटायर कंपोनेंट। ओके, आगे की क्लासेस में पूरा का पूरा हम एक एक चीज देखते हैं कि किस तरह से एग्जैक्टली ये रेगुलेट होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने पहले ही कहा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आके हमें बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।